नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। हम क्रिटिकल थिंकिंग जारी रखते हुए आज एक किताब हम बात करेंगे। एक मैल्कम ग्लैडवेल का किताब है, ब्लिंक। ब्लिंक का मतलब है जो टाइटल दिया है, जो सब टाइटल है, द पावर ऑफ थिंकिंग विदाउट थिंकिंग। मतलब क्रिटिकल थिंकिंग की तो आप बात कर रहे हैं, पर यह कह रहे हैं कि बिगड़ सोचे हम कैसे सोच सकते हैं। पावर ऑफ थिंकिंग विदाउट थिंकिंग, मतलब ये देखिएगा, थोड़ा पैराडॉक्स लगता है। और ये ब्लिंक मतलब होता है पलक झपकते ही, ऐसे आंख का पलक झपकता है। इतने मोमेंट में हम जो जल्दी जो सोचते हैं, कई बार सच निकलता है। और वो एक दिन में नहीं, ऐसा स्किल डेवलप होता है, बहुत सालों का तजुर्बे से होता है। बहुत जो एक्सपर्ट है कोई चीज में, बहुत सालों का उसका जो क्यूमुलेटिव अनुभव है, उसके सालों का जो अनुभव है और एक चीज में काम किया है, उससे आता है। और वो खुद नहीं बता पाता है कि उसको कैसे समझा है, कैसा सोचा वो कुछ प्रॉब्लम उसके सामने होता है, कुछ सवाल उसके सामने होता है, और वो इमीडिएटली जवाब देता है बिगर सोचे, एक पलक झपकते ही। बिगर वो खुद नहीं बता सकता है कि क्यों उसने ऐसा जवाब दिया। ये एक्सपीरियंस से ही आता है। ये इसलिए हमारे लिए आजकल जरूरत है ये समझने का, ये जो फिनोमेना है हमारे ब्रेन का, हमारे जजमेंट का। इसलिए जरूरी है कि आजकल सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। और ये सोचते हैं कि मशीन तेज सोचता है, पर मशीन तेज एक सीध में सोचता है। और हमारा ह्यूमन ब्रेन होता है, वो अलग, हर किसी का एक सालों का अनुभव रहता है। वो मशीन लर्निंग भी होता है, वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन किया जाता है अवेलेबल डेटा पे। अब डिपेंड करता है उसको कितना अवेलेबल डेटा है, वो डेटा कितना रिप्रेजेंटेटिव है, उसी पर ट्रेन किया जाता है। अगर डेटा पूरा, और जो एक तजुर्बे वाला इंसान होता है वो होगा। ऐसे मैंने पढ़ा था, ये इस किताब में भी ऐसे कुछ दूसरा उदाहरण दिया है। ऐसे एक मेरे पास किताब है, डीप थिंकिंग उसका है, कस्परोव का, जो वर्ल्ड के चेस प्लेयर थे, जो पहली बार कंप्यूटर से हार गए थे डीप ब्लू से 1996 में शायद। तो उन्होंने कहा है कि जो चेस का जो इंजन है, एआई है, जो चेस मशीन है, वो कैलकुलेशन करता है, बहुत कैपेसिटी रहता है कैलकुलेशन में, जो कि ह्यूमन, पर जो ह्यूमन ग्रैंड मास्टर है वो बोर्ड को देख के इसको इमीडिएटली एक पैटर्न नजर आता है और इमीडिएटली वो करेक्ट मूव सोच लेता है। जो कि बाकी लोग सोचते हैं कि ये कई मूव आगे सोचते हैं ग्रैंड मास्टर, 3 मूव, बहुत 10 मूव आगे सोच लेते हैं, 12 मूव आगे सोच लेते हैं। ऐसा नहीं है। वो कहता है कि कस्परोव ने कहा कोई भी ग्रैंड मास्टर, चाहे कितना भी बड़ा ग्रैंड मास्टर हो, 3 चाल के आगे नहीं सोच सकते हैं, कि इतने ज्यादा परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो जाते हैं चेस पीसेस के कि पर वो एक पूरा बोर्ड देख के, एक उनके सालों का अनुभव है यार, बहुत सारे गेम खेलने के बाद एक उनका, जिसको कि हम इंट्यूजन कह सकते हैं, कि अंदर से एक आवाज आता है कि ये सही है, ये है। और वो पैटर्न, और आजकल चेस इंजन भी शायद थोड़ा बहुत काफी पैटर्न रिकॉग्निशन कर रहे हैं, उसी तरफ से वो चेस इंजन को भी ट्रेन किया जा रहा है। पहले साल के कैलकुलेटिंग वाले होते थे, बहुत वास्ट कैलकुलेशंस करते थे। तो इस पे ये ब्लिंक में एक पहला ही इन्होंने एक उदाहरण दिया है, एक स्टैचू दैट डिडंट लुक राइट। एक कोई मूर्ति था, कोई बहुत बड़ा म्यूजियम है वहां पे, जे पॉल गेटी म्यूजियम, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में एक म्यूजियम है जहाँ पे आपको मालूम है कि कई एंटीक्स होते हैं, जो कि बहुत साल पुराने, खोद खाद के निकालते हैं। और जैसे पुराने आर्ट होते हैं, जैसे उसका वैल्यू बढ़ जाता है, उसका बोली लगता है, उसका ऑक्शन होता है। तो ऐसा एक स्टैचू के बारे में बात किया है, जो कि ये एक म्यूजियम है, पॉल गैटी म्यूजियम कैलिफोर्निया में। और 1983 का है ये, सितंबर 1983 में आर्ट डीलर बाय द नेम ऑफ गियान फ्रेंचो बेचिना
बेचिना बोल के कोई आर्ट का डीलर था, बिचौलिया है, जो ऐसे स्टैचू लाके म्यूजियम को देते हैं और बोलते हैं इसकी इतनी कीमत है, ये बहुत पुराना स्टैचू है, ये वगैरह वगैरह। जितना पुराना होता है उतना कीमत बढ़ जाता है, पुराने आर्ट का जैसे। तो एक बेचिना बोल के कोई सज्जन है, उन्होंने गेटी म्यूजियम को अप्रोच किया कि ये हम स्टैचू दे रहे हैं, हमारे पास एक स्टैचू है, मार्बल का है स्टैचू, डेटिंग फ्रॉम 6th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट, बीसी, क्राइस्ट के पहले का भी वो स्टैचू है, 6th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट। और उसको, स्टैचू का क्या है, कॉरोस, स्टैचू का जो नाम है, KOUROS, कॉरोस एक टर्म है उनका जो स्कल्पचर में, ऑफ न्यूड मेल यूथ। एक कोई यंग बॉडी का स्टैचू है, मेल बॉडी का, लेफ्ट लेग फॉरवर्ड और आर्म्स उसके साइड में है, वो मतलब एक पोज करके जो स्टैचू है, न्यूड स्टैचू है वो, बोला बहुत पुराना है, 6th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट, माने 2-2.5 हजार साल दो पुराना, 2 हजार साल पुराना। और कहते हैं कि पूरे दुनिया में खाली 200 ऐसे स्टैचू है, कॉरोस जो कहते हैं, एंड मोस्ट हैव बीन रिकवर्ड बैडली डैमेज। 200 से ज़्यादा नहीं है पूरे दुनिया में, और बाकी स्टैचूज का टूटा टाटा है, इतना अच्छा कंडीशन नहीं हो मिलेगा आपको, डैमेज्ड मिलेगा, फ्रैगमेंट मिलेंगे। जब वो आर्कियोलॉजिस्ट ने जब उसको खोदा है वो डैमेज है। पर ये वाला जो है, ये परफेक्ट प्रिजर्व्ड है, ये जो स्टैचू है बहुत अच्छे से प्रिजर्व्ड है। और ये 7 फुट लंबा है, लाइट कलर्ड ग्लो है, और एंशियंट वर्क से ज़्यादा अच्छे से दिखता है वो, अच्छे कंडीशन में। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइंड है ये। और उसका कीमत कितना मांगा बेचिना जो स्टैचू बेच रहा था, 10 मिलियन, $10 मिलियन, $10 मिलियन क्या। तो गेटी जो म्यूजियम वाले थे वो थोड़ा कॉशियसली, वो पहले देखते हैं कि ये फेक तो नहीं है, क्योंकि मूर्तियां भी फेक होती है, सोना फेक होता है, ये होता, तो ये एक्सपर्ट्स को बुलाते थे देखने के लिए कि ये नकली तो नहीं है, सही में ये 2 हजार साल पुराना है या ऐसे ही बना दिया है। तो उन्होंने जांच चालू कर दिया। तो फिर उन्होंने पहले पता किया कि दूसरे, इस टाइप के दूसरे स्टैचू से मिलता जुलता है, तो उनका जवाब मिला हाँ ऐसे ही होते हैं, कॉरोज ऐसे ही होते हैं, और ये पुराना स्टैचू उन जमाने का है। स्टाइल भी वो जम गया, जो उस टाइम जो स्टाइल था उसी स्टाइल से कॉरोज आर्चियल, दूसरे म्यूजियम में जो, एथेंस में जो म्यूजियम था उसमें भी इसी टाइप के स्टैचू हैं, और वो भी इतने पुराने थे। तो वो मतलब फिट हो रहा था कि एकदम तो मतलब ये पहले से जांच चालू कैसे करते हैं कि भाई ये, और कहाँ पे मिला स्टैचू उसका लिए पूछा, तो किसी को एग्जैक्टली नहीं मालूम था, पर बेचिना जो बेच रहा था स्टैचू, उसने बोला कि वो लीगल डॉक्यूमेंट, लीगल जो डिपार्टमेंट है, उसको काफी कुछ उसने दस्तावेज दिए, कहाँ से आया स्टैचू उसके ऊपर दस्तावेज में। उसका रिसेंट हिस्ट्री दिया कि पता चला कि उसके दस्तावेज के हिसाब से प्राइवेट कलेक्शन था किसी स्विस डॉक्टर का, स्विट्जरलैंड का कोई फिजिशियन था, उसके प्राइवेट कलेक्शन, उसका नाम लाफेनबर्गर था, और 1930 से था उसके पास। एंड उसको कोई ग्रीक आर्ट डीलर से उसने खरीदा था 1930 के पहले, रॉसो। वो पूरे जैसे अपन गाड़ी का देखते ना, सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते, तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए उस म्यूजियम को। फिर एक जियोलॉजिस्ट को बुलाया गया, एक्सपर्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया नेम स्टैनली मार्गोलिस। और 2 दिन उसने एग्जामिन किया स्टैचू को। उसने क्या किया, सरफेस से अपना बड़ा बड़ा माइक्रोस्कोप लाया, स्टीरियो माइक्रोस्कोप, सरफेस से फिर उसने कुछ थोड़ा सा स्क्रैप करके सैंपल लिया, और उसको स्पेक्ट्रोमेट्री किया, एक्सरे डिफ्रैक्शन किया, एक्सरे फ्लुओरेशन किया, बड़े बड़े इन्वेस्टिगेशन, जैसे आजकल कई इंसान बीमारी के लिए जाता है, कई कई कैट स्कैन, MRI, ये सब किया जाता, तो ऐसे ही स्टैचू को भी किया गया। अलग अलग एक्सरे, फ्लूorescent डिफ्रैक्शन, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, बड़े बड़े टेक्निकल टर्म है।
द स्टैच्यू वॉज मेड ऑफ डोलोमाइट मार्बल फ्रॉम द एंशंट केव वैली कॉरी ऑफ द आइलैंड ऑफ थॉरस मार्गोस। हाँ, उससे सब पता चला कि हाँ वो मटेरियल जो था वो उतना पुराना उससे बनाया था। और एक लेयर ऑफ कैल्साइट था। डोलोमाइट कैन टर्न इनटू कैल्साइट ओनली ओवर द कोर्स ऑफ हंड्रेड इफ नॉट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। तो वो जो केमिकल जो कन्वर्सन था सरफेस में, वो हजारों साल बाद ही होता है। तो वो उन्होंने बताया कि अंदर जो केमिकल था, थिन लेयर डोलोमाइट, और वो जो कैल्साइट था जो कवर में था उसके आउटर सरफेस में स्टैचू का, वो इमीडिएटली नहीं कन्वर्ट होता। तो वो मतलब इतना पुराना है, उनको एस्टेब्लिश करना था कि ये फेक तो नहीं है या सही में पुराना है। तो डोलोमाइट, तो उसने कंफर्म कर दिया, जो एक्सपर्ट आया था इतने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लेके, जियोलॉजिस्ट था, वो बोला कि स्टैचू पुराना है, फेक नहीं है। देखिए अभी ये अभी जो डॉक्टर जैसे इतने सारे टेस्ट करके डायग्नोसिस करते हैं, और ये इसने ऐसा किया है। तो अभी क्या हुआ, वो फिर भी वो म्यूजियम वाले ठीक है, वो सेटिस्फाइड हो गए कि हाँ चलो जेन्युइन है। अभी देखिए ना, 14 महीने बाद उन्होंने निर्णय लिया कि चलो खरीद लिया जाए। 1986 में डिस्प्ले में चला गया वो। 1986 में, 83 से चल रहा था वो। 2-3 साल वो कोशिश कर रहे थे इसको एस्टेब्लिश करे कि ये जेन्युइन है, असली है, नकली नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी उसको कवरेज दे दिया, फ्रंट पेज में दे दिया। जो स्टैचू आ गया। अ फ्यू मंथ्स लेटर, गेटी क्यूरेटर ऑफ एंटीक्यूटीज, गेटी का जो क्यूरेटर था, जो क्यूरेटर होता है जो म्यूजियम का, ये होता है जो एक प्रकार से एक्सपर्ट होता है, सोनार जिसको कहते हैं, वही सोना समझ सकता है, जो तजुर्बे वाला, जो जिसको कह सकते हैं। मेरियन ट्रू, मेरियन ट्रू उसका नाम था, रोट अ लॉन्ग ग्लोइंग अकाउंट ऑफ म्यूजियम्स एक्विजिशन फॉर द आर्ट जर्नल बर्लिंगटन मैगजीन। तो वो क्यूरेटर जो था म्यूजियम का, उसने भी लिख दिया बड़ा लंबी कहानी की, बहुत अच्छा हमने चीज को खरीदा है। स्टैंडिंग विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट, बिल्कुल खड़ा है, क्लोज हैंड्स फर्मली, द कौरव एक्सप्रेसेस द कॉन्फिडेंट वाइटलिटी दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बेस्ट ऑफ हिज ब्रदर्स। और गॉड और मैन, ही embodies ऑल द रेडियंट एनर्जी ऑफ द एडोलेसेंस ऑफ वेस्टर्न आर्ट। ये आर्ट का एक कमाल है। क्यूरेटर भी धोखा खा गया, बताइए। पर वो कह रहे हैं फिर भी थोड़ा वो ठीक नहीं लग रहा था लोगों को। दूसरे कई एक्सपर्ट्स आ गए, उन्होंने एक फर्स्ट टू पॉइंट दिस आउट, इटालियन आर्ट हिस्टोरियन नेम्ड फेडरिको जेरी। एक कोई फेडरिको जेरी थे जो इटालियन था, हु सर्व्ड ऑन द गेटिस बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। एक ट्रस्टी था जो अपना आर्ट एक्सपर्ट होता था, आर्ट का इतिहास लिखता था, हिस्टोरियन। व्हेन जेरी वाज टेकन डाउन टू द म्यूजियम रेस्टोरेशन स्टूडियो, जब उसको ले गया स्टैचू के पास दिसंबर 83, ही फाउंड हिमसेल्फ स्टेरिंग एट द स्कल्पचर्स फिंगर नेल्स। वो नाखून को देखने लगा, वो स्टैचू के नाखून को, उसको गलत लगा कुछ, ये कुछ मैच नहीं हो रहा है इसका फिंगर नेल। देखिए पूरा स्टैचू, उसका नजर अचानक फर्स्ट इंस्टेंस में उसको लगा कि ये कहीं जम नहीं रहा। दूसरी कोई लेडी आई, एक एवेलिन हैरिसन। शी वॉज वन ऑफ द वर्ल्ड्स फोरमोस्ट एक्सपर्ट ऑन ग्रीक स्कल्पचर। वो ग्रीक कल्चर की कोई एक्सपर्ट थी एक, हैरिसन नाम था उसका। और वो विजिट कर रही थी लॉस एंजलिस में। जस्ट डील खत्म करने के पहले ही वो गई थी उस म्यूजियम में। आर्थर होटन, हु वाज देन द क्यूरेटर, उसको म्यूजियम का क्यूरेटर उसको देखने के लिए ले गया। हैरिसन को ये बोलती है कि ही, जैसे ही उसने क्लॉथ हटाया स्टैचू से, एंड क्यूरेटर ने कहा ये अभी हमारा नहीं है, हमारा जल्दी होने वाला है। और हैरिसन के मुंह से निकल गया, आई एम सॉरी टू हियर दैट। हमको खेद है कि आप इसको खरीद रहे हैं। पहला वक्त उससे निकला कि ये खेद है। अब उससे पूछा भी हैरिसन ने क्या देखा कि जिससे कह रहे कि ये असली नहीं लगी, उसको लगा, उसको ये स्टैचू असली नहीं लगा। तो उसको वो बता नहीं पाई। बोले यार हमको लगा कि ये फर्स्ट मोमेंट
एक हंच हुआ उसको, एक इंस्टिंक्ट हुआ उसको, एक गट फीलिंग हुआ कि समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है, जम नहीं रहा। फिर दूसरा कोई एक्सपर्ट को लाया, थॉमस होविंग, फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट इन न्यूयॉर्क, डाउन टू द गेटिस कंजर्वेशन स्टूडियो। होविंग ऑल्सो मेड अ नोट। होविंग जो दूसरा जिसको लाया, द फर्स्ट वर्ड दैट गोस, पहला वर्ड जो उसके दिमाग में आया स्टैचू देखने के बाद, फ्रेश, ताजा, फ्रेश ताजा, उसके दिमाग में ये तो बहुत ताजा है, फ्रेश है, फ्रेश है। और फ्रेश जो ताजा है, ये कोई करेक्ट नहीं है जिस स्टैचू के बारे में जो कि 2000 साल गड़ा हुआ था, और 2000 साल पुराना है। 2000 ईयर स्टैचू ताजा तो नहीं दिखना चाहिए, वो ताजा इतना क्यों दिख रहा है, इतना फ्रेश क्यों दिख रहा है? जैसे सब्जी में पानी मिला देते, डालते हैं ना, ऊपर से छिड़कते हैं सब्जी वाले, तो स्टैचू में भी इतना साइन जम नहीं रहा उसको। लेटर थिंकिंग बैक ऑन द मोमेंट, होविक को रहा है, आई हैड डग इन सिसिली। और उसने खुद वो, होविंग जो ये एक्सपर्ट ने जिसने कहा कि ये बिल्कुल फ्रेश लग रहा है, ताजा लग रहा है, इसने कहा कि इसने खुद काम किया है फील्ड में, डिगिंग किया है इसने स्टैचू, पुराने स्टैचूज को। और जब वो निकलते हैं ऐसे नहीं दिखते, इतने इतने ताजे नहीं दिखते हैं। द कोरल लुक लाइक इट हैड बीन डिप्ड इन द वेरी बेस्ट कैफे लैटे फ्रॉम स्टारबक्स। स्टारबक्स के जिसमें उसको डिप किया हुआ, जैसे ऊपर से एक कोट आ जाता है, लाटे का कोट आता है, कॉफी का साइन होता है ना। हैव यू पेड फॉर दिस, उसने पूछा फिर। तो वो क्यूरेटर, म्यूजियम का क्यूरेटर, वो चकरा गया। बोलता अगर आपने पे किया है तो पैसा वापस लाने की कोशिश करो, पैसा वापस लेने की कोशिश करो। अगर आपने पे नहीं किया तो पे नहीं करो। अब ये गेटी म्यूजियम वाले चिंतित होने लगे। तो एक उन्होंने स्पेशल सिंपोजियम किया उन्होंने, ग्रीस का। दे रैप्ड द स्टैचू, शिप्ड इट टू एथेंस, एथेंस भेज दिया उसको ग्रीस में, एंड इनवाइटेड द कंट्रीज मोस्ट सीनियर एक्सपर्ट्स। दिस टाइम द कोरस ऑफ डिस्मे वॉज इवन लाउडर। तो वो एक्चुअल ग्रीस में ले गए जहाँ पे कि कहते कि वहाँ पे ये आर्ट होता है, तो वहाँ पे सब एक्सपर्ट्स ने, कईयों ने फिर बोला कि ये जम नहीं रहा है। एनीवन हु हैज सीन अ स्कल्पचर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड, कई एक्सपर्ट्स ने कहा, एक कोई जॉर्ज एडेस्पिस ने कहा है कि जिसने कहीं एक पुराने स्टैचू को जमीन से निकलते हुए देखा है, वो इमीडिएटली समझ जाएगा कि ये जो स्टैचू बता रहे हैं ये कभी जमीन में था ही नहीं। और वो लगता, जब पहली बार मैंने इसको देखा ऐसा लगता कि हमारे और इसके बीच में एक कांच का दीवार है, रियलिटी नहीं है। तो उसके बाद फिर काफी जांच वाच किया, फिर अल्टीमेटली एस्टेब्लिश हो गया, क्योंकि फिर वो दस्तावेज जितने डॉक्यूमेंट्स थे उसका जांच किया, पता चला सब फेक डॉक्यूमेंट्स थे, डॉक्यूमेंट्स भी फेक थे, ये भी फेक थे, वो पूरा स्टैचू नकली था। तो ये खैर, ये तो स्टैचू के बारे में लिखा है। तो ये ब्लिंक से जो, जिन्होंने देखिए शुरू में एक्सपर्ट्स आए, वो अपना सामान, एक्सरे वैक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी, फिर सैंपल लिया और बोला कि ये बिल्कुल सही है, एक एक करके उन्होंने टिक मार्क किया ये सही है। बाकी जो लोग ने बोला ये नकली है, वो 2 सेकंड में बोला, देख के ही उनको लगा। और उनका क्या था, वास्ट एक्सपीरियंस था कई सालों का, किसी ने डिगिंग किया, किसी ने ये किया, ये किया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये हमारे को जो दिमाग में आया कि आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है ये टेक्निकल जाएगा, ये टिक, और वो मशीन को जैसा ट्रेनिंग दिया है, पर जो ह्यूमन जो, पर्टिकुलरली मेडिकल साइंस में डॉक्टर्स जो हजारों कई सालों से, 10 साल, 20 साल, 30 साल, अलग अलग, और देखो स्टैचू से ज़्यादा इंडिविजुअल वेरिएशन होता है, ह्यूमन वेरिएशन होता है, उसने कई तरीके के देखे हैं। पेशेंट जैसे ही आता है उसके दिमाग में कुछ आता है, कुछ तजुर्बा। आजकल शायद अभी के जिस तरीके से डॉक्टर्स ट्रेन हो रहे हैं, शायद वो तजुर्बा नहीं ले रहे हैं, उनको पूरा मिल जाता है, रिपोर्ट मिल जाता है, मिल जाता। पहले के डॉक्टर को एक आता था जो पूरा डिटेक्टिव सीरीज बन गया है शार्लक होम्स का, वो उसके जो लेखक थे आर्थर कॉनन डॉयल, उनके टीचर थे बेल। और वो अपने टीचर के बारे में लिखते हैं, पेशेंट आता था वो पूरा डायग्नोसिस के अलावा पूरा उसका थोड़े थोड़े पेशेंट का सब कुछ देख के बता देते थे कि वो ऑक्यूपेशन क्या है, कहाँ से आ रहा, क्या आ रहा। फिर समझाते भी थे कि कैसे, जिसको कि और उसको फिर आर्थर कॉनन डॉयल ने शर्लक होम्स कैरेक्टर बना दिया है कि जो
जासूस छोटे छोटे क्लूज से एक इमीडिएटली पिक्चर बनाता है, एक ये बनाता है ह्यूमन एक्सपीरियंस। और इसमें भी बताया स्टैचू में, जो लोग ने एक्चुअल ग्राउंड में खुदाई किया, ये किया, एक्चुअल गए। और मैंने भी कई बार बताया कि एक्चुअल जिसने महामारी ग्राउंड में फील्ड इन्वेस्टिगेशन किया, ये किया, वो जाके महामारी का ये समझ पाएगा कैसे। और जो आजकल बैठे रहते हैं लैपटॉप मॉडल वॉडल उस, और फिर आजकल जो क्लिनिकल मेडिसिन में इन्वेस्टिगेशन और महामारी में मॉडल्स आ गए मैथमेटिकल, जो लैपटॉप, तो वो कैप्चर नहीं कर पाएगा। तो ये जो तजुर्बे से जो चीज़ आता है, एआई उसको रिप्लेस नहीं करेगा। अभी काफ़ी बात चलता है एआई का। एआई हेल्प करेगा, एआई कई रूटीन चीज़ें कर देगा वो जल्दी से, जिसमें डॉक्टर को क्रिएटिव थिंकिंग का और टाइम मिल सकता है, पेशेंट से बात करने का टाइम मिल सकता है, रूटीन चीजें अगर एआई कर देता है तो इसको हमको सरेंडर नहीं करना चाहिए एआई को। हमको एक जो हमारे दिमाग के अंदर भी एक एआई है, क्योंकि ये हमको पता नहीं, एआई इसलिए है कि ऑटोमेटिकली ये सब आता है, हमको पता नहीं चलता है कि कब हम सीख रहे हैं अपने तजुर्बे से। और हमको ये भी नहीं पता चलता है कि हमने डिसीजन कैसे लिया, क्योंकि ये हमारे ब्रेन के अंदर जो एआई है, वो एक्चुअल एआई से थोड़ा ज़्यादा, अगर आपने इसको ट्रेन किया है तो। अगर आप ट्रेन नहीं किए होगे तो फिर आप ऐसी गलती करोगे जैसे शुरू में इन्होंने किया था, एक्सपर्ट ने मशीन से किया था। तो हमने सोचा इससे बात करते हैं, क्योंकि ये अभी थोड़ा मेडिकल इसमें काफ़ी एआई आ रहा है। आजकल के बच्चे फिक्र है कि कहीं ये सीखने में कमी न रख दे, कि अपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से, अपने हाथ से, जैसे कहते थे 5 सेंसेस को इस्तेमाल करना सिखाना चाहिए डॉक्टर्स को। 5 सेंसेस, आईज अपना देखने का, ऑब्जर्वेशन पावर, सुनने का, जो आला लगा के सुनते थे, सेंस, स्मेल वगैरह, और टेस्ट वगैरह से पूरा 5 सेंसेस इस्तेमाल करके कई बार डॉक्टर्स को सीखते थे। और अपने आप जो आता था अनुभव, वो खुद भी नहीं समझ पाते थे पर आ जाता था, और फिर कई सालों बाद समझ जाते थे पेशेंट देख के, जो स्टैचू देख के जैसे समझ गए ये फेक है। तो आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, धन्यवाद।